अब मान लो इसकी टेबल देखो कैसे करेंगे। अब हम कहते हैं इसमें अगर आपने फर्स्ट यूनिट खरीदी पहले, और अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट यूनिट खरीदी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपकी बुक में MU भी बना रखा है, MU ऑफ X। अगर वो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपको जो चाहिए वो दो ये चीज़ चाहिए कि विलिंग टू पे और एक्चुअल प्राइस। अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं आपने फर्स्ट यूनिट के लिए आप 10 प्राइस देना चाहिए, ये जो आप चाहते थे दिया नहीं आपने, सिर्फ आपका मन है कि मैं इतना इतना प्राइस दे सकता हूँ। फर्स्ट के लिए आप 10 रुपीज़ दे सकते हो, सेकंड के लिए आप 8 रुपीज़ दे सकते हो, थर्ड के लिए 6, फोर्थ के लिए 4। ये है जो आप प्राइस दे सकते हो, मतलब इतना आप पे कर सकते हो, विलिंग हो पे करने के लिए। और इतना प्राइस आपने एक्चुअल में पे किया है। अब देखो आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो इसमें ये थोड़ा ना वो हर यूनिट का आपको अलग अलग प्राइस बताता है कि मान लो फर्स्ट एप्पल का इतना प्राइस दो, सेकंड एप्पल का इतना, थर्ड का इतना, तो वो सभी चीज़ का, सभी यूनिट्स का सेम प्राइस बताते हैं। तो जो एक्चुअल में प्राइस पे करते हैं वो क्या होता है, लगभग सेम होता है, हर यूनिट का सेम होता है। तो फर्स्ट का भी 4, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, तो इतना आपने एक्चुअल में प्राइस पे किया है। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, अगर हम इन दोनों में से क्या कर दें, माइनस जितना आप देना चाहते थे और जितना आपने एक्चुअल में दिया है, दैट इज 10 - 4, दैट इज 6। सिमिलरली 8 - 4 4, 6 - 4 2 एंड 4 - 4 0। तो टोटल कितना हो जाएगा 12, दैट इज 6 + 4 + 2 + 0। यह आ जाएगा आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस। मतलब इतना आपने बचाया है, ये कंज्यूमर की क्या है, बचत, उपभोक्ता की बचत है, कंज्यूमर सरप्लस है 12 रुपये। ठीक है। अब देखो डायग्राम में कैसे बनाओगे इसको। देखो यहाँ पर आपने ली क्वांटिटी, यहाँ पर लिया आपने प्राइस। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल उसके हिसाब से, जैसे आपने जो टेबल बनाई है उसके हिसाब से अगर बनाना है आप, तो वैसे भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे 0 कि 1 के लिए आप कितना पैसे दे सकते थे, रुपीज़ 10, तो हमने बना दिया, ये हो गया 10। सेकंड के लिए आप कितना दे सकते थे, 8। थर्ड के लिए 6, और फोर्थ के लिए 4। ठीक है, ये आपका बन गया डिमांड कर्व। ठीक है। अब हम कहते हैं लेकिन आपने एक्चुअल में कितना प्राइस किया है, ये वाली लाइन, ये आपकी क्या है, एक्चुअल प्राइस लाइन, कि जो आपने एक्चुअल में प्राइस पे किया है, इसको आप ऊपर में लाएंगे तो इससे ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा, ये क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। देखो हम कहते हैं इसमें क्या था कि कैसे आया हमारा, कि हम कह रहे हैं वो कितना पे कर सकता था, ये पूरा पोर्शन, मतलब मान लो A B C D, मतलब A B C D वो इतना पे कर सकता था, लेकिन उसने एक्चुअल में कितना पे किया है, मान लो ये पोर्शन O है, ये है, ये D है। ठीक है। तो हम कह रहे हैं वो एक्चुअल वो कितना इंटेंड, यानी कि कितना विलिंग का था, A B C और O, इतना वो देना चाहता था, लेकिन उसने एक्चुअल में कितना दिया है, D B C O - D B C O, ये D है, ये O है। तो हम कह रहे हैं उसने एक्चुअल में इतना दिया है और देना वो इतना चाहता था, तो कितना पोर्शन बच गया, A B D, यानी कि A B D पोर्शन क्या आ गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। टेबल के हिसाब से नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका, हम कह देंगे ये आपका क्या है, 0। तो हम कहेंगे कि ये हो गई आपकी डिमांड लाइन, ये हो गई आपकी प्राइस लाइन। हम कहते हैं जितना डिमांड कर्व से नीचे और जितना प्राइस लाइन से ऊपर जितना भी पोर्शन होता है, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि उपभोक्ता की बचत। जब यहाँ क्वांटिटी लोगे और यहाँ प्राइस, अगर अब यहाँ पे प्राइस हो जाता है इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो जाएगा डिक्रीज, यानी कि प्राइस बढ़ने पर उपभोक्ता को मिलने वाली बचत क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अगर मान लो मैं कहती हूँ प्राइस आपका यहाँ से बढ़ के इतना हो जाता है, मान लो ये, ठीक है, तो अब उसको कितना बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो देख रहे हैं पहले इतना बच रहा था, उसको अब इतना बचेगा, तो यानी कि कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, डिक्रीज। सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर मान लो प्राइस अगर हम कहते हैं यहाँ से अब हो जाए डिक्रीज, यहाँ पे चला गया P0 पे, तो अब क्या हो रहा है, पहले अब उसका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ के कितना हो गया, पूरा पोर्शन, मतलब अब उसको इतना, पहले इतना मिल रहा था, अब उसको पूरा इतना मिलेगा, तो इसका मतलब उसका कंज्यूमर सरप्लस यानी कि उपभोक्ता की बचत क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम बोल देंगे ये चीज़।